नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। देखिए आज अपना हिंदी अनिवार्य में कक्षा 10 का जो है वो चौथा पाठ रहेगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फटाफट अपन रिवीजन कर रहे हैं तो उसमें जो है अपन मिशन शेखावाटी 100 जो है उसको लेके अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला ही हमारा प्रश्न रहेगा कि घेर घेर घोर गगन है पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर घ की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अलंकार जो रहेगा वो रहेगा अनुप्रास अलंकार। दूसरा हमारा सवाल है कि अट नहीं रही है कविता में जो है वो किस ऋतु का वर्णन किया गया है। तो अट नहीं रही है में जो है वसंत ऋतु का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अगला हमारा तीसरा सवाल रहेगा कि उत्साह कविता में कवि किसका आह्वान कर रहा है। तो उत्साह जो कविता है उसमें जो है कवि बादलों का आह्वान जो है वो करता है। ठीक है, अपना निराला का जो प्रिय जो विषय रहा है वो हमेशा से बादल ही रहा है। अगला है कि बाल कल्पना के से पाले में निहित अलंकार आपको बताना है। तो यहाँ पर बालकों की कल्पना के समान बताया है, तो यहाँ पर जो रहेगा उपमा अलंकार का प्रयोग जो है वो कवि ने यहाँ पर किया गया है, यानी बालकों की कल्पना के समान जो है वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। और तिलक उत्तरात्मक प्रश्नों की अगर बात करें तो उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है और क्यों। तो उत्साह जो कविता है उसमें बादल जो है वो नवजीवन का, नव परिवर्तन और क्रांति का जो है वो प्रतीक माना गया है, क्योंकि बादल एक तरफ जो है वो पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, तो वहीं पर ही बादल जो है वो नई कल्पना, नए अंकुर के लिए जो है विध्वंस, विप्लव और क्रांति की जो चेतना है उसको उत्पन्न करने वाला भी बताया गया है। नौवां हमारा सवाल रहेगा कि अट नहीं रही है कविता में फाल्गुन की किस विशेषता का वर्णन जो है वो किया गया है। देखिए शेखावाटी मिशन 100 कराने का मेरा उद्देश्य जो है वो यही है कि बच्चों के जो है वो अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें, किसी भी प्रकार का जो है वो पैसे कमाने का लालच इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रश्न जो है वो यहाँ पर इसीलिए आपको करवाए जा रहे हैं कि बच्चों के जो है अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। तो देखिए छठा हमारा सवाल है कि अट नहीं रही है कविता में फाल्गुन की किस विशेषता का जो है उल्लेख किया गया है। तो फाल्गुन की शोभा जो है वो सर्वव्यापक है, वह प्रकृति में समा नहीं जा रही है और हर तरफ जो है वो फाल्गुन का वातावरण ऐसा बन गया है, उसमें ऐसी उसमें सौंदर्यता आ गई है कि चारों ओर जो है देखने पर जो है मन को शांति मिलती है, खुशी मिलती है। इसमें प्रकृति की सुंदरता का जो है वो दर्शनीय वर्णन यहाँ पर किया गया है। आगे मैं बात करूँ सातवें सवाल की कि घर घर किससे भर जाता है। तो फाल्गुन की बरसाती पवन जब फूलों की सुगंध लिए हुए आगे बढ़ती है तो हर घर में जो है सुगंधित हवा जो है वो फैल जाती है, इसीलिए जो है हर घर जो है सुगंधित हवा से भर जाता है। आठवां हमारा सवाल है कि कवि निराला ने बादल से गरजने का आग्रह क्यों किया है। तो कवि निराला के गर्जन में जो है नई चेतना जगाने वाला उत्साहवर्धक स्वर जो है वो सुनाई दे रहा है। वो चाहता है कि जड़ता से ग्रस्त समाज में जो है बादल क्रांति के माध्यम से जो है नए जीवन का जो है वो संचार करे। अगला हमारा नौवां सवाल रहेगा, लघुतरात्मक प्रश्नों को लेकर अभी बात करेंगे कि तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इस पंक्ति का आज से आपको स्पष्ट करना है। तो वर्षा ऋतु में बादल अपने शीतल जल से धरती की जो तपन है उसको शांत कर रहा है। जब नन्हे पौधों को अपने जल से बादल सींचता है, तो यहाँ तप्त धरा से कवि का जो है वो आज से रहेगा कि विभिन्न प्रकार के कष्टों से जो है वो पीड़ित जनता का जो दुख है वो दूर कर रहा है। बादल में नवजीवन प्रदान करने की जो क्षमता है उसका पूरा का पूरा जो है वो फ़ायदा उठाना चाहता है। अतः कवि ने बादल से धरती की तपन को शीतल करने और जगत के दुखी प्राणियों को जो है नवजीवन देने के संचार के लिए गरज कर बरसने का आह्वान जो है वो यहाँ पर कर रहा है। अगला है हमारा 10वां सवाल जो रहेगा कि अट नहीं रही है कविता का संदेश क्या है। तो अट नहीं रही कविता में निराला ने फाल्गुन की प्राकृतिक शोभा का सुंदर चित्रण यहाँ पर किया है कि फाल्गुन की वसंत शोभा प्रकृति में समा नहीं रही है। यह प्राकृतिक सौंदर्य हमें अत्यधिक प्रभावित करता है, परंतु आज की नगरीय जीवन शैली में जो है प्रकृति के मनमोहक दृश्य जो है वो दुर्लभता से उपलब्ध होते हैं और मनुष्य अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए प्रकृति को जो है अनुचित और अनावश्यक जो है उसका दोहन कर रहा है, जिससे संपूर्ण मानव सभ्यता जो है वो संकट में आ गई है। और यह कविता हमें जो है प्रकृति से निस्वार्थ प्रेम करने की जो प्रेरणा है वो देती है। अगला हमारा निबंधात्मक प्रश्नों को लेकर बात करें तो 11वां हमारा सवाल है कि उत्साह कविता का मूल संदेश आपको बताना है या उत्साह कविता के शीर्षक की सार्थकता आपको जो है वो स्पष्ट करनी है। तो उत्साह कविता जो है वो निराला का एक आह्वान गीत माना जाता है, जिसके माध्यम से उत्साह जो है उसमें क्रांति और नवचेतना का संदेश दिया गया है। कवि ने अपने संदेश का माध्यम जो है वो बनाया है बादल को, और वह बादल का आह्वान करता है कि वह गर्जन करते हुए सारे आकाश में छा जाए। उसका गर्जन जो है वो जन जन के हृदय में नवीन चेतना और नया परिवर्तन की प्रेरणा जो है वो भर दे। बादलों की गर्जन जो है वो कवि के मन में नई काव्य रचना की प्रेरणा भी जगा रही है। समाज में आए हुए ठहराव और जो जड़ता है उसको दूर करने में साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो कवि ने बादल के आगमन को इसी संदर्भ में देखा है और कवि समाज के समर्थ लोगों को संदेश देना भी चाहता है कि समाज के पिछड़े और रूढ़िग्रस्त स्वरूप को बदलकर उसको नया जो है वो प्रगतिशील रूप प्रदान करे।
बादल जो है वो तीव्र परिवर्तन का वाहक भी माना जाता है। बादल गर्मी के ताप को मिटाकर संसार को शीतलता प्रदान करता है, प्राणियों को नया जीवन देता है। हमें भी शोषण और अभाव और कष्टों से पीड़ित मानवता के लिए संवेदनशील होकर जो है उनके कष्टों को दूर करके उनके जीवन में सुख जो है वो भर देने का संदेश यहाँ पर कवि ने दिया है। अगला हमारा 12वां सवाल रहेगा कि अट नहीं रही है कविता में चित्रित फाल्गुन के सौंदर्य को अपने शब्दों में जो है वर्णित करना है। तो कविता के शीर्षक से ही स्पष्ट हो जाता है कि फाल्गुन की प्राकृतिक शोभा जो है वो सभी दिशाओं में जो है व्याप्त हो गई है। जिधर भी दृष्टि डालो उधर ही प्रकृति के नवीन रूप के दर्शन जो है हो जाते हैं और फाल्गुन की सुगंधित वायु जो है घर घर को महका रही है और बासंती जो मस्ती है उसमें उड़ान भरते जो पक्षी हैं उसे सारा आकाश जो है वो पंखमय हो गया है, रंग बिरंगा हो गया है और फाल्गुन की शोभा इतनी आकर्षक है कि दृष्टि जो है वो हटाए नहीं हट रही है। कहीं हरे हैं, कहीं लाल पत्तों से डालियाँ जो है वो भरी हुई हैं, तो कहीं सुगंधित गंध वाले फूल जो हैं वो प्रकृति को सुंदर बना रहे हैं और उस पर माला के समान वो लग रहे हैं। प्रकृति का ये रमणीय रूप जो है न केवल बाह्य जगत तक सीमित है बल्कि मनोजगत मन रूपी जो संसार है उसमें भी वो समाया गया है। तभी तो कवि की जो है वो सौंदर्य लोलुप दृष्टि इस संसार सुंदर वासंतिक दृश्य जो है उससे हट नहीं रही है। आगे मैं बात करूँ तो कवि परिचय को लेकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आपको साहित्यिक परिचय याद करना है। आगे देखिए सप्रसंग व्याख्या को लेकर बात करें तो सप्रसंग व्याख्या भी आपको इस पाठ से जो है वो एक याद करनी है। ये वाली याद कर लो या कोई दूसरी है तो वो याद कर लो। संदर्भ और प्रसंग आपको मैंने बताया हुआ है किस प्रकार आपको लिखना है, इसमें अपने को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर यहाँ पर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करके जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे मैं बात करूँ अगला अपना जो पाठ रहेगा वो रहेगा नागार्जुन का। तो नागार्जुन वाले पाठ के जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको लेके भी बात अपन कर लेते हैं। देखिए पहला ही हमारा प्रश्न है कि बांस और बबूल जो है वो किसके प्रतीक माने गए हैं। तो बांस और बबूल जो है वो रूखेपन के प्रतीक माने गए हैं। अगला सवाल है कि आधुनिक कबीर जो है वो किस प्रगतिशील कवि को कहा जाता है। तो आधुनिक कबीर जो है वो कहा जाता है नागार्जुन को। तीसरा हमारा सवाल रहेगा कि सूरज की किरणों का रूपांतर जो है वो किस में हो जाता है। तो सूरज की किरणों का जो रूपांतर है वो फसल में हो जाता है। फसल क्या है, तो फसल किसे कहेंगे भाई। तो फसल जो है नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म भी है। तो अपन कह सकते हैं कि सभी के सभी जो है उसमें मिले हुए हैं। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। फिर करते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की बात। तो देखिए शिशु की मुस्कान कैसी है। तो शिशु की मुस्कान जो है वो नए नए दांतों की है, तो दंतुरित मुस्कान उसे कहा जाएगा। शिशु ने कवि का कैसे पहचाना। तो शिशु ने अपने पिता को जो है तब पहचाना जब शिशु की माँ ने उसका परिचय जो है पिता के रूप में करवाया। तो माँ से ही वो प्रेरित हुआ था और उसको देखकर वह अपने पिता को देखकर वह मुस्कुराने लग जाता है। अगला सवाल है कि फसल कविता में कवि ने मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा है। तो मिट्टी का गुणधर्म यानी खेत में बीज को उगाने में सहायता करने वाली जो मिट्टी होती है, यानी मिट्टी के बिना जो है वो फसल नहीं उग सकती है। अगला हमारा सवाल है कि कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा से कवि क्या कहना चाहता है। कोटि कोटि का करोड़ों करोड़ों अर्थ रहेगा। तो फसलों को तैयार करने में करोड़ों किसानों और श्रमिकों का परिश्रम लगा होता है, उनके परिश्रम से ही जो है फसल जो है वो तैयार होती है। तो यहाँ पर उनके गौरव का जो एहसास है वो यहाँ पर हो रहा है। अगला हमारा सवाल है कि छोड़कर तालाब जो मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात कवि से क्या आशय है। तो शिशु के मुस्कुराते मुख और उसके धूल दूसरे कोमल अंगों को देखकर कवि जो है भाव विभोर हो जाता है। शिशु के धूल से भरे हुए अंगों को देखकर कवि कहने लगता है कि मानो कमल तालाब को छोड़कर मेरी कुटिया में खिल गए हैं। शिशु के अंगों को कवि ने तालाब में उत्पन्न होने वाले कमल के समान जो है कोमल बताया है। तो ये ठीक रहेगा। चलिए हमारा 10वां सवाल है कि तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही स्वाभिमान। उपरोक्त पंक्ति का भाव स्पष्ट आपको करना है। तो देखिए जब कवि का शिशु पुत्र उसकी ओर कनखियों से देखता है, क्योंकि उसकी अपने पिता से जो है वो पहचान नहीं हो पाई है। कनखियों से यानी तिरछी नज़रों से देखते समय जब पिता पुत्र की आंखें मिलती हैं तो शिशु थोड़ा सा मुस्कुरा देता है और उस समय शिशु की छोटे छोटे दांतों वाली जो मुस्कान है वो बड़ी ही मनमोहक और सुंदर लगती है। 11वां सवाल रहेगा कि उंगलियां माँ की कराती हैं मधुपर्क का आशय आपको बताना है। तो मधुपर्क का मतलब है दूध दही घी शहद और जल के मिश्रण से बनाया गया जो खाद्य पदार्थ है उसे कहा जाता है। प्राचीन समय में अतिथि के प्रति सेवा और श्रद्धा का भाव प्रकट करने के लिए उनका स्वागत जो था वो मधुपर्क से अर्पित करके जो है किया जाता था। तो इसमें भी इसका सांकेतिक अर्थ क्या लिया गया है। देखो कि माँ द्वारा जो है मधुर वात्सल्य भाव से शिशु का पालन पोषण किया जाता है। कभी लंबे समय तक घर से बाहर रहते हैं, अतः शिशु को अपनी माँ का स्नेह और दुलार भी अधिक प्राप्त हुआ है, जिसे कवि ने मधुपर्क की संज्ञा दी है।
अगला हमारा 12वां सवाल रहेगा कि फसल कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बढ़िया वाले क्वेश्चन जो हैं वो सर ने यहाँ पर दिए हैं। तो देखिए अगला इसका राइट आंसर रहेगा कि फसल कविता जो है ये संदेश देती है कि फसल प्रकृति तथा मनुष्य के श्रम का परिणाम है। किसान खेत को जोतकर जो है बीज बोकर उसमें फसल उगाता है। तदुपरांत जल, मिट्टी, वायु, प्रकाश, मानव श्रम के संयोग से जो है फसल तैयार होती है। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति और मानव की साझेदारी अति आवश्यक होती है। जल, वायु, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश प्रकृति की देन है और मनुष्य के हाथ जो है वो पुरुषार्थ या श्रम का प्रतीक माना गया है। प्रकृति और पुरुषार्थ दोनों का मेल जब हो जाता है तब फसल जो है वो तैयार होती है। आगे मैं बात करूं कवि परिचय को लेके, तो नागार्जुन का कवि परिचय भी आपको याद करना है। ठीक है, यहाँ से आप जो है इसको वीडियो को जो है कुछ समय के लिए रोक कर जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, निबंधात्मक प्रश्नों को लेकर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात, इसका अर्थ आपको बताना है। तो काव्य परंपरा के में जो है कमल के फूल से शरीर के सुंदर अंगों की तुलना जो है हमेशा से की जाती रही है। शिशु की दंतुरित मुस्कान भरे मुख और उसके धूल भरे दूसरित कोमल अंगों को देखकर कवि का मन जो है उल्लास से भर जाता है। तो यहाँ पर यही कहा कि छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल। वह भाव विभोर होकर ऐसा लगता है कि कमल मालो तालाब को छोड़कर जो है उसकी झोंपड़ी में आकर खिल गया है। ठीक है, ये दोनों का जो है अर्थ रहेगा। आगे मैं बात करूं 15वें सवाल को लेकर, सप्रसंग व्याख्या का सवाल है। यहाँ पर देखिए ये जो मिशन शेखावटी है जो इसको जो स्पॉन्सर जो की है वो है आयाम करियर एकेडमी सीकर ने। तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। आईआईटी और जेईई की जो तैयारी करते हैं या मैं बात करूं नीट की जो तैयारी करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा इंस्टीट्यूट है। और इस बार जो है मेरे ख्याल से 12वीं और 10वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा जो है वो काम किया है कि अच्छे वाले क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर तैयार किए हैं। बहुत कठिन काम ये होता है। तो देखिए यहाँ पे संदर्भ और प्रसंग जो है वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आपकी किताब में से ही है। आपने देख लिया होगा कि कहाँ से आया है ये, तो इसको आप यूज करके जो है देख सकते हैं। चलिए अगला हमारा पार्ट जो रहेगा वो रहेगा गिरिजा कुमार माथुर का। तो देखिए गिरिजा कुमार माथुर का जो ये पार्ट है इसमें है पहला ही प्रश्न है कि छाया मत छूना कविता में छाया किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। तो छाया जो रहेगा वो अतीत की सुखद स्मृतियों के लिए जो है वो यहाँ पर आया है। अगला हमारा सवाल है कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। यहाँ पर कृष्णा शब्द का अर्थ क्या है। कृष्णा का मतलब यहाँ पर जो है वो काली से लिया गया है। प्रभुता के शरण बिंब को कवि ने क्या बताया है। तो प्रभुता का शरण बिंब जो है वो बताया है मृग तृष्णा को। अगला प्रश्न है कि चांदनी कवि को किसकी याद दिलाती है। तो चांदनी जो है वो कवि को दिलाती है प्रिया के केसों में गुथे हुए फूलों की याद दिलाती है। आगे मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है यथार्थ कठिन तू उसका कर पूजन पंक्ति का आशय आपको बताना है। तो इस पंक्ति में कवि ने जो है मनुष्य को जीवन के कठोर सत्य का साहस के साथ सामना करने के लिए प्रेरित किया है। अपने अतीत को भूलकर मनुष्य को जो है वर्तमान और भविष्य को जो है संवारना चाहिए, तभी वह सुखी व सफल रह सकता है। अगला मैं छठे सवाल की बात करूँ तो क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर पंक्ति का आशय आपको बताना है। तो देखिए कवि कहता है कि मानो कि वसंत ऋतु में फूलों का खिलना अच्छा लगता है। जीवन में उचित अवस्था में जो है उपलब्धियां प्राप्त करके मनुष्य जो है सुखदायी होता है। अब इस सुख और असफलता को भूला जाना ही अच्छा रहता है, क्योंकि वसंत जो है ऋतु में फूलों का खिलना अच्छा लगता है। तो वैसे ही जैसे जैसे समय आता है उसी के अनुकूल जो है वो बातें अच्छी लगती हैं। सातवां हमारा सवाल रहेगा कि द्विधा हत साहस दिखता है पंथ नहीं का आशय आपको स्पष्ट करना है। कि जब मनुष्य का मन अनिश्चय में डूबा होता है तो वह उचित और अनुचित का निर्णय नहीं कर पाता, उसे सफलता प्राप्त करने का सही मार्ग जो है वो नहीं सूझता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए आठवां सवाल है कि मनुष्य की कौन सी इच्छाएं उसे भटकने को बाध्य करती हैं। तो कवि ने यश, वैभव और प्रभुता को भ्रमित करने वाला बताया है कि इसे पाने के लिए व्यक्ति जो है वो जीवन भर भटकता रहता है, उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती है। अगला हमारा 9वां प्रश्न है कि भाव स्पष्ट आपको करना है कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो कवि के अनुसार जीवन में प्रभुता या बड़प्पन की लालसा केवल एक छल है, केवल एक दिखावा है। जिस प्रकार हरिण जो है वह रेगिस्तान में पानी के भ्रम में भटकता रहता है, वैसे ही मनुष्य जीवन भर यश, वैभव और सुखों को प्राप्त करने के लिए भटकता रहता है। जहाँ हर चांदनी में एक काली रात छिपी रहती है, अर्थात हर सुख के बाद दुख जुड़ा हुआ रहता है, तो मनुष्य को यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए। अगला हमारा सवाल है 10वां कि जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो देखिए कवि के अनुसार यश, धन, वैभव है, मान सम्मान है, इनके पीछे मनुष्य जितना भागा है उतना ही वो भ्रमित होता है, और भ्रमित करने वाले ही ये माने जाते हैं। कवि का मानना है कि सुख इन चीज़ों में नहीं है। मनुष्य इन्हें प्राप्त करने का जितना प्रयास करता है उतना ही ज़्यादा वह भ्रमित होता है। मनुष्य को जीवन में कठोर यथार्थ को समझकर उसे स्वीकार करना चाहिए। चलिए आगे मैं बात करूँ 11वें सवाल को लेकर कि छाया मत चवीना जो कविता है उसमें कवि की किस शैली को अपनाया गया है। तो इसमें जो है कवि ने बिंब प्रधान प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग यहाँ पर किया है। कवि जो है विगत जीवन की यादों के लिए और भावी जीवन के सपनों का प्रतीक यहाँ पर बताता है, और इस प्रकार दामिनी मिलन के क्षणों की चंद्रिका सुख के
दिनों की और कृष्णा दुखों की और चांद का खिलना आनंद के अनुभव का प्रतीक यहाँ पर बताया है, इसलिए प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है। 12वां हमारा सवाल रहेगा कि देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, इस पंक्ति का आपको आज से स्पष्ट करना है। तो कवि देखो इससे में कहना ये चाहता है कि उस अवस्था का वर्णन जो है वो कवि कर रहा है जब मनुष्य शरीर से स्वस्थ है, सुखी होने पर भी मन से दुखी है, अधीर है, बेचैन है। ये बड़ी कष्टप्रद स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य दुविधा में पड़कर सही निर्णय जो है वो नहीं ले पाता, उसका मन दुखी और बेचैन रहता है। अगला हमारा 13वां सवाल है कि छाया मत छूना कविता में किन जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी गई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए रहेगा। तो देखिए छाया मत छूना कविता का संदेश और दोनों ये प्रश्न एक ही हैं। देखिए छाया मत छूना कविता में कवि को संदेश देना चाहता है कि मनुष्य को अतीत की मधुर स्मृतियों में डूबकर अपने वर्तमान के जीवन को जो है वो दुखी नहीं बनाना चाहिए। अपने अतीत की छाया से वर्तमान को प्रभावित नहीं करना चाहिए। सपनों और स्मृतियों में खोए रहने के बजाय जीवन के कठोर यथार्थ का साहस के साथ सामना करना चाहिए और भविष्य को जो है वो सुधारना चाहिए। कवि ने आशावाद का संदेश यहाँ पर दिया है। अतीत को भुलाकर आगामी जीवन को सुखी और सफल बनाने पर जोर दिया है। विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से परिचित होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। जीवन के सत्य को छोड़कर उनकी छायाओं में भ्रमित रहना, माया में उलझे रहना उचित नहीं है और जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति होती है। अतः आत्मविश्वास के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना हमें करना चाहिए और कविता में जो है वो जीवन मूल्यों पर विश्वास जताने की बात भी कही है। ठीक है, अगला हमारा गिरिजा कुमार माथुर के जीवन परिचय से को लेकर रहेगा। यह आप आराम से पढ़ लीजिएगा। कविता ये जो है पहले ही पृष्ठ पर आता है अपने। दूसरा है अपने पठित पद्यांश की पठित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। तो यहाँ पर ये जो पद रहेगा ये आप देख लीजिए। ठीक है, आपने ये सप्रसंग व्याख्याएं तो पढ़ी होंगी। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। अगला हमारा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा ऋतुराज का। तो देखिए लास्ट पार्ट है अपने पद्य भाग का। तो कन्यादान कविता में जो कवि ने जो है अंतिम पूंजी किसे बताया है, तो अंतिम पूंजी बताया है लड़की को। माँ अपनी अंतिम पूंजी किससे समझ रही है, अंतिम पूंजी जो है वो अपनी बेटी को समझ रही है। कितना प्रमाणिक था उसका दुख, किसका दुख प्रमाणिक था भाई, तो माँ का दुख जो था वो प्रमाणिक था। ठीक है, दुख बांटना का यहाँ पर अर्थ आपको बताना है, यानी दुख को समझ पाना, सहन करना नहीं होता, समझ पाना ही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखना, अर्थ आपको बताना है। तो माँ का आशय था कि उसकी बेटी अपनी लड़की होने पर गर्व का अनुभव करे, परंतु किसी भी प्रकार की हीनता की भावना उसमें नहीं हो और वह स्वयं को कभी कमज़ोर नहीं समझे, स्वाभिमान के साथ वो जिए। अगला प्रश्न है कि माँ की बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, तो माँ को बेटी जो है वो अंतिम पूंजी, माँ जो थी वो परिवार में बेटी के साथ अपने सुख दुख जो बांटती थी, गोपनीयता की बातें वो साझा करती थी। उतना जितना माँ के साथ वो साझा करती थी उतना किसी अन्य सदस्य के साथ वो नहीं कर पाती थी। उसे लग रहा था कि बेटी के जाने के बाद उसके जीवन में शून्यता आ जाएगी, इसलिए बेटी को उसने अपनी अंतिम पूंजी बताया था। तो माँ ने आभूषणों को स्त्री जीवन के बंधन क्यों कहा है, कि स्त्री जीवन के बंधन आभूषणों को क्यों कहा भाई, कि वस्त्र और आभूषण जो होते हैं वो मन को भ्रमित करने वाले होते हैं और स्त्री इनके मुँह में पड़कर अपने जीवन में जो है दुखों का प्रवेश करवा लेती है। तो इन बंधनों को जो है स्वीकार न करने की बात यहाँ पर की गई है। आगे मैं बात करूँ 8वां हमारा प्रश्न रहेगा कि कवि ने माँ के दुख को प्रमाणिक क्यों कहा है, क्योंकि देखो माँ बेटी से बिछुड़ने के माँ के दुख को प्रमाणिक माना है कि उसमें औपचारिकता या दिखावा नहीं है, बिल्कुल इसमें जो है सच्चाई है। क्योंकि माँ का दुख जो था वो प्रमाणिक था, क्योंकि बेटी जो थी वो माँ के साथ अपने सुख दुखों को शेयर कर सकती थी। 9वां हमारा सवाल रहेगा कि आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। तो देखिए, और माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा, 2 सवाल यहाँ पर पूछे हैं। तो इस पंक्ति में स्त्री की सोचनीय सामाजिक स्थिति की ओर संकेत किया है कि वह पूरे परिवार की पूरे समर्पण भाव से सेवा करती है, लेकिन उनकी गुणों का कोई जो है मूल्य नहीं होता है। क्रूर और धन के लालची लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनको प्रताड़ित करते हैं और इसे जल मरने को विवश कर देते हैं और कई बार तो जलाकर मार भी डालते हैं। इन पंक्तियों में समाज की इस कुरीति पर करारा व्यंग्य भी किया है। दूसरा जो सवाल था कि भाई माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा, क्योंकि माँ को स्त्री जीवन का पर्याप्त अनुभव था। वह जानती थी कि स्त्री को कैसी कठिन समस्याएं आती हैं, स्त्री को कैसी कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन लड़की अभी जो है वो दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने ही वाली थी, उसे इन चीज़ों का ज्ञान नहीं था। निश्चल, सरल और भोली वह थी और विवाह के धुंधले सुखद सपनों में वो लीन थी। अतः माँ ने उसे पहले ही भावी जीवन की जो चुनौतियाँ हैं उसे समझाना बहुत ज़रूरी समझा था। अगला हमारा 10वां सवाल है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इस पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके मन में उभर रही है उसको आपको बताना है। तो देखिए, इन पंक्तियों को पकड़कर हमारे मन में एक ऐसी सरल, भोली और भावुक लड़की की छवि उभरती है जो अपने विवाह के धुंधले मधुर सपनों में खोई हुई है। विवाह उसके लिए धूमधाम से भरा हुआ उत्सव है
उसका वस्त्र और आभूषणों से सज धज कर ससुराल जाना, उसकी सुंदरता पर कभी सभी का मोहित होना, पति व सास ससुर का प्रेम पाना आदि कल्पनाएं लड़की के मन में छाई रहती हैं। अभी वह जीवन के कठोर यथार्थ से परिचित नहीं है। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि कन्यादान शब्द द्वारा वर्तमान में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है। ये मेरा प्रश्न पहले भी करवाया हुआ है, आप जो है इसको बहुत बढ़िया से लेना है, आपको याद करना है कि कन्या के साथ दान शब्द का उपयोग करना सही नहीं है, क्योंकि ये एक व्यंग्यात्मक और नारी की गरिमा को जो है वो चोट पहुंचाने वाला है। कन्या कोई जो है वस्तु नहीं है जिसका जो है जीता जा सके या जिसे दान में दिया जा सके। अन्नदान है, धनदान है, भूमिदान है, गोदान, इस तरह का मनुष्य का भी दान किया जाना सभ्य समाज के लिए सही है, तो ये गलत रहेगा भाई, कलंक के समान है। कन्यादान अब केवल जो है वैवाहिक कर्मकांड की एक औपचारिकता भर जो है वो बनकर रह गया है। जब स्त्री स्वावलंबी और सशक्तिकरण की बातें जहाँ पर हो रही हैं, वहाँ पर कन्यादान की बात एक मजाक सी प्रतीत होती है। विवाह एक सामाजिक समझौता है, वहाँ कन्यादान की वस्तु बल की समानता के अधिकारी वो है, इसलिए यहाँ पर दान की बात करना उचित नहीं है। अगला हमारा सवाल रहेगा कि कन्यादान कविता के संदेश या उद्देश्य पर आपको प्रकाश डालना है। तो कन्यादान कविता का उद्देश्य जो है नारी को जागृत करके अपने व्यक्तित्व, अपनी क्षमता और गुणों से जो है परिचित कराना है। वस्त्र, आभूषण, रूप, सौंदर्य आदि नारी के व्यक्तित्व को अनेक प्रकार के बंधनों में बांध कर रखते हैं, तो उन पर जो है आश्रित नहीं रखने का और उस पर मोह नहीं करने का जो संदेश है वो यहाँ पर दिया गया है। नारी को सरलता, ममता, धैर्य, निस्वार्थ आदि स्वाभाविक गुणों को धारण करते हुए स्वयं को हीनता, दीनता, दुर्बलता से मुक्त करना यहाँ पर बताया गया है। उसे समाज की दूषित मान्यताओं की उपेक्षा और तिरस्कार करना चाहिए, जो उसे बंधनों में बांधकर उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व की हत्या करते हैं। ऐसे लोगों को जो है तिरस्कार उनका करना चाहिए। आगे मैं बात करूँ, 13वां हमारा सवाल रहेगा कि कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी थी। तो उसे पहली सीख ये दी थी कि सुंदरता पर रीझ कर कभी भी धोखे में मत पड़ना, अत्याचार और अन्याय का जो है वो सोच समझ कर वो साहस के साथ सामना करना है, तुम्हें निराश हताश होकर जल या मरने की नहीं सोचनी है, वस्त्र और आभूषणों के चक्कर में नहीं पड़ना है, और स्त्रियों से जो तुम्हारे गुण हैं उनके साथ तुम्हें कभी समझौता नहीं करना है, दीनता, हीनता और दुर्बलता से तुम्हें हमेशा मुक्त रहना है। सप्रसंग व्याख्या आपको 100% याद करनी है, 100% ये आएगी। ठीक है, ये रहेगा। ठीक है, अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए ये 100% आएगी भी। तो संदर्भ और प्रसंग आपको जो है ये वाला कर लेना है। तो देखिए ये इस प्रकार आपको इसकी व्याख्या भी कर लेनी है। आगे बात करूँ तो ऋतुराज का जीवन परिचय आपको जो है याद करना है, ये पहले ही पृष्ठ पर है। तो मैंने जो है पद्य भाग का पूरा रिवीजन करवा दिया है। कल सुबह में जो है इसका जो है आगे वाला जो भाग रहेगा और व्याकरण का जो पत्रों का मैंने पहले से करवाया हुआ है, उसका लिंक जो है मैंने आई बटन में ऊपर दे रखा है, तो वहाँ से जो है आप पत्रों को जो है वो देख सकते हैं। इसके लिए बार बार जो है वीडियो बनाने में अपना टाइम वेस्ट ही होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो वीडियो मैंने इसका जो है पत्रों का बनाया हुआ है, तो मैंने आई बटन में उसका जो है लिंक भी दे दिया है, तो वहाँ से जाकर आप जो है इसको पत्रों को भी देख भी सकते हैं। तो वहाँ पर आपको नहीं मिलता तो वहाँ पर इसके अलावा आप 10वीं क्लास की जो अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें भी जाके आप अपने जो यहाँ पर पत्र वगैरह दिए गए हैं उसका सारा का सारा मैंने वर्णन करवाया, अच्छे तरीके से उसको समझाने का प्रयास भी वहाँ पर किया है, तो वहाँ से जाकर उसको आप आराम से देख सकते हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आता है लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अभी तक अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि देखो अभी जैसे 10th के बाद में जो है मैं सामाजिक विज्ञान का जो है वो भी पोर्शन लेके आने वाला हूँ, जो सभी के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप 11वीं में पढ़ रहे हो, 12वीं में पढ़ रहे हो, या 10वीं में हो, 9वीं में हो, या मतलब कोई सी भी क्लास में आप हो, सभी के लिए वो उपयोगी रहेगा। और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो है वो आपके सामने यहाँ पर लाए जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि परीक्षा तक ही आप मेरे साथ रहें, बिल्कुल आप मेरे साथ जो है वो हमेशा के लिए जुड़कर रह सकते हैं, क्योंकि नई चीज़ें जो है वो हमेशा अपने चैनल पर आती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।